इस वीडियो में हम क्लास 12 सीबीएसई हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल की यूनिट 1 करने वाले हैं, जिसका एग्जाम में 6 मार्क्स का वेटेज रहता है और जिसका ओवरऑल सिर्फ 3 पेजेज में 10 डेफिनेशन है, उन्हीं से ही 6 मार्क्स आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में जो डेफिनेशन है वो है अलंकार। अलंकार का मतलब क्या होता है? अलंकार मतलब सजाना। अब सजाया किससे जाता है? ज्वेलरी या ऑर्नामेंट, यानी कि अलंकार बेसिकली मीन्स ऑर्नामेंट, ज्वेलरी और डेकोरेशन। जिस प्रकार से अलंकार ब्यूटी को बढ़ा देता है, यानी कि सौंदर्य को बढ़ा देता है कि पहनने वाले व्यक्ति के को, उसी प्रकार से संगीत के अंदर अलंकार संगीत की सुंदरता को बढ़ा देता है। अलंकार के अंदर दोनों आरोह भी होते हैं, अवरोह भी। अब आरोह अवरोह क्या होते हैं? जैसे कि आरोह को अगर हम उल्टा करके पढ़ लेंगे तो वो अवरोह बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आरोह है सा रे गा मा पा दा नी सा, तो इसे उल्टा कर दो सा नी दा पा मा गा रे सा, ये सा नी दा पा मा गा रे सा, ये अवरोह बन गया। इसे उल्टा करके पहले इसे फिर इसे ऐसे लिख दिया। तो अब इसके अंदर कई ताल में यूज किया जाता है अलंकार को। रूपक दाद और कईयों में अलंकार को पलटा भी कहते हैं, क्योंकि पलटा का मतलब होता है पलटना। फिर बाद में आता है कण। तो कण का सिंपली मतलब होता है कण, यानी कि एटम या फिर एक बहुत छोटा सा कोई भी चीज। तो कण के अंदर हम संगीत के जिस स्वर को कण है उससे हम बस टच करेंगे, यानी कि अच्छे से ना बोल के उससे बहुत कम समय के ड्यूरेशन के लिए बोला जाएगा। उसे पद स्वर भी कहते हैं, क्योंकि हम उस स्वर को बस टच करते हैं, पूरा अच्छे से नहीं बोलते हैं। इसके अंदर सिंगर उसे पूरा ना बोल के बस टच करते हैं। कन को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ये जो भी कन होएगा उसे हम छोटा लिख देंगे, जैसे कि सारा गमा, ऐसे हल्का सा टच करेंगे उसे। पूर्व लगन कन नाम से ही पता चल रहा है जो कन मेन स्वर से पहले हो, जैसे कि ये सा है, छोटा है पहले, फिर बाद में र, तो ये पूर्व लगन कन हो गया। अनुलगन कन जिसके अंदर कन मेन स्वर के बाद में यूज हो। फॉर एग्जाम्पल, हम ये रा लिख दे फिर बाद में आगे छोटा सा अक्षर लिख दे, वो अनुलगन करना हो जाएगा। फिर बाद में आता है खटका। तो खटका का मतलब हम जानते हैं दरवाज़ा खटखटाना, यानी कि खटका के कई मीनिंग होते हैं। फियर भी होता है, डाउट भी होता है, लेकिन यहाँ पे म्यूजिक में हमें जिस मीनिंग से मतलब है वो है खटखटाना किसी चीज़ को, या फिर एक सडन स्पीड में स्ट्राइक करना किसी भी चीज़ को। ये स्फुरित गमक की कैटेगरी में आता है। इसके अंदर हम चार या चार से ज़्यादा स्वर को एकदम तेज गति में टच करते हैं, जैसे कि गेट खटखटाते वक्त ऐसे करते, वैसे ही एकदम तेज स्पीड से टच करते हैं, इससे हम खटका बोलते हैं। ये खटका सिंगर को ये सिग्नल देता है कि उसे बहुत जल्दी स्पीड में गाना है, मेन स्वर से पहले वाले को भी और बाद वाले को भी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ये खटकाएगा, तो सा हम जानते हैं सा रे गा मा पा दा नी सा, तो ग से पहले क्या है र, और ग के बाद में माँ, तो हम सबसे पहले ग के बाद वाले को लिख देंगे गा माँ। अब इसमें हमने डेफिनेशन में लिख रखा है आफ्टर एंड बिफोर। तो गा के बाद वाला आफ्टर हो गया ये माँ, और बिफोर वाला रा, यानी कि गा माँ रे, बाद में वापस से ही मेन स्वर को लिखना है, यानी कि गा। तो ये हो गया खटका। फिर बाद में अगले पेज पे जाते, अगली फोर्थ डेफिनेशन है ग्राम। तो फिर ग्राम शब्द से हम बेसिकली समझते हैं गाँव। जिस प्रकार से विलेज एक्सेट्रा लोगों से बना होता है विलेज, उसी प्रकार से ग्राम स्वर और श्रुतियों के समूह को ग्राम कहते हैं। इसके अंदर ये अरेंज होते हैं स्वर और श्रुति ग्राम के अंदर। भारत मुनि के अनुसार ग्राम मेनली दो टाइप के होते हैं। अब जिस प्रकार से ग्राम से बनते हैं वो राम से बनती है मूर्छनाद, और मूर्छनाद से बनते हैं राग। फॉर एग्जाम्पल, भारतीय मुनि के अनुसार दो टाइप के ग्राम हैं। अगर हम ये भारतीय मुनि ने नाट्य शास्त्र में लिखा है कि दो टाइप के, लेकिन वैसे तीन टाइप के भी होते हैं, एक थर्ड टाइप भी होता है। लेकिन अगर एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछा जाए तो मॉडर्न टाइम में टू है, लेकिन एंशिएंट टाइम का कहे तो आंसर थ्री भी हो सकता है। पहला ग्राम आता है षड्ज ग्राम। ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता था एंशिएंट म्यूजिक में।
इसके अंदर रेशियो 4 ये टोटल 7 आएंगे। 4 रेशियो 3 रेशियो 2 रेशियो 4 रेशियो इस रेशियो में डिवाइडेड होएंगे श्रुति। अब इसे याद कैसे रखेंगे, तो हम पहले 4 से लेकर 2 तक की गई है काउंटिंग, यहाँ पर भी 4 से लेकर 2 तक की, और बीच में 7 होएंगे तो एक बीच में मिडल में एक 4 और आ गया है। तो इस तरीके से याद कर लेंगे। फिर मध्यम ग्राम क्या होगा, मध्यम ग्राम में कुछ नहीं है, ये इस वाले 4 में से एक श्रुति को निकाल के इसमें लगा देंगे यहाँ पे। मध्यम ग्राम में ये पंचम में एक श्रुति कम कर देंगे। तो पंचम कौन सा है, सा षडर ऋषभ गंधर्व सा रे गा मा मध्यम पंचम। पंचम यानी कि 5th वाले में, यहाँ पे 4th है, इसमें 3 हो गया, यानी कि 5th वाले में तो हमने एक श्रुति को निकाल के इसमें डाल दिया 4th वाले में गंधर्व में। तो फिर बाद में ये बन जाएगा मध्यम ग्राम। और इसका ये सा रे गा मा धा पा नी, इसके अंदर ये 4 रेशियो 3 रेशियो 2, यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे ये वाला 4 की जगह 3 हो गया और ये 3 की जगह 4 हो गया, यानी कि इस 4 में से एक को निकाल के इसमें डाल दिया हमने, यानी कि ये सा रे गा मा पा, यानी कि हमने पंचम में से एक को निकाल के ध में धैवत में डाल दिया है, धा को धैवत। तो फिर बाद में ये मध्यम ग्राम हो गया। अब गंधाग्राम आता है। तो गंधाग्राम बेसिकली 2 ही टाइप के क्यों होते हैं, क्योंकि गंधाग्राम एंशिएंट टाइम में एग्जिस्ट करता था, इसे निषेध ग्राम भी कहते हैं, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में एक्सटिंक्ट हो चुका है। कई एंशिएंट कई स्कॉलर का तो ये भी मानना है कि ये पृथ्वी पे कभी आया ही नहीं था, यानी कि ये देवलोक में ही खत्म हो गया था, या फिर देवलोक में ही रहता है अब भी। फिर बाद में आता है गमक। तो एंशिएंट म्यूजिशियन के अनुसार गमक स्वरों का कंपन होता है, कि जैसे कि स्वरों को इस तरीके से कंपित करवाया जाता है कि वो सुनने वाले को आनंद दे। इसके अंदर लेकिन मॉडर्न म्यूजिशियंस के अनुसार इसकी अलग डेफिनेशन है। जो भी चीज़ जो बॉटम ऑफ हर्ट चाहे वो चीज़ गमक होती है। इसका मेन यूज ध्रुपद में किया जाता है, ध्रुपद ताल में। और संगीत रत्नाकर के अनुसार 15 टाइप के गमक से त्रिपा ये जाओ तो याद भी कर लो, क्योंकि ना भी सकते हैं ना भी आए। तो 15 टाइप के गमक होते हैं। त्रिपा स्फुरिता कंपित लीन आंदोलित। अब इसके अंदर स्पेलिंग का मेन होता है ना ये म्यूजिक में, क्योंकि ये सभी वर्ड्स है हिंदी के, तो इनमें बस वर्ड याद करने पे होना चाहिए मेन फोकस, क्योंकि स्पेलिंग में ये हिंदी के वर्ड है, इन्हें इंग्लिश में लिखा गया है, इसलिए स्पेलिंग चेंज भी हो सकती है थोड़ी बहुत, तब भी एग्जामिनर यूजुअली गलत नहीं करेगा। फिर बाद में आता है मूर्छना। मूर्छना का ओरिजिनेट हुआ है वर्ड मूर्छते, जिसका मतलब होता है चमकना या उभरता हुआ। जैसे कि मूर्छना बनी हुई होती है ग्राम से, शुरुआत में सिर्फ 21 ही मूर्छना थी, लेकिन बाद में जानते हैं कि ये जो गंधार ग्राम है ये एंशिएंट टाइम में विलुप्त हो गया, यानी कि अब मॉडर्न टाइम तक सर्वाइव भी नहीं कर पाया गंधार ग्राम। तो अब मॉडर्न टाइम में वो गंधार ग्राम वाले 7 मूर्छना भी नहीं बची, तो मॉडर्न टाइम में सिर्फ 14 मूर्छना आ जाए। तो क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि कितनी मूर्छना है, तो हमारा आंसर 14 होएगा, अनलेस या अनटिल ये मेंशन किया जाए कि एंशिएंट टाइम में जब गंधार ग्राम था तब। तो मूर्छना होता क्या, मान लीजिए जैसे कि ये होता है बेसिक नोट सा रे गा मा पा धा नी सा, अगर हम इसमें सा की जगह ओ किसी से भी शुरुआत कर देंगे तो ये मूर्छना बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने गा से कर दी, तो फिर गा मा पा, ये सेम टू का सेम लिखा है, गा मा पा धा नी सा और रे गा सेम टू का सेम लिखा है, तो ये मूर्छना बन गई क्योंकि हमने गा से शुरुआत कर दी। अगर हम रे से शुरुआत कर देते, रे गा मा पा धा नी सा रे, तो फिर बाद में भी ये मूर्छना बन जाता। फिर बाद में अगला हमारे पास में आता है अलाप। तो हमने कई सॉन्ग सुने हुए होते हैं, तो हम उनमें देखते हैं कि गाना डायरेक्टली स्टार्ट होने की जगह पहले अलाप प्ले होता है, जैसे कि इस तरीके से, तो उसे अलाप कहते हैं। वो गाने के शुरुआत में जो होता है उसे अलाप कहते हैं। इसके अंदर हम एक स्वर को बहुत लंबा खींच देते हैं, विलंबित यानी कि धीरे लय में ऐसे। फिर बाद में इसे वन गमक मींड खटका मुख से डेकोरेट भी किया जाता है। इससे राग को एस्टेब्लिश करने में मदद मिलती है, यानी कि राग चालू कर दिया जाता है सॉन्ग को,
ऐसे आ करके अलाप के थ्रू, और इससे गाना अच्छा भी बन जाता है। तो फिर बाद में अलाप के दो टाइप होते हैं, नोम टोम अलाप और आकार अलाप। नोम टोम अलाप में इन टाइप के वर्ड का यूज किया जाता है, नोम टोम ना रे ता एक्सेट्रा का। आकार अलाप में हम आ का यूज करते हैं सिंपली, जैसे कि आ इस टाइप से। फिर बाद में आता है तान। तो तान का मतलब होता है इलेबोरेट करना। हम तान का इस्तेमाल करके गीत को इलेबोरेट करते हैं, यानी कि बढ़ा देते हैं। और बढ़ाते कैसे, जैसे कि सारे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा नहीं सा, यानी कि हम तेज स्पीड में बोल देते हैं स्वरों को। इन तान जो सिंगर होता है वो नोट्स ऑफ राग को तेज स्पीड में बोल देता है डिफरेंट पैटर्न में, जैसे कि सारे गा मा पा धा नी सा रे पा गा मा पा धा नी सा, ऐसे कुछ भी तेज स्पीड में बोल देता है, और उनकी अरेंजमेंट को चेंज कर करके। तान के थ्रू वॉइस कंट्रोल को भी दिखाया जाता है। इससे जिन लोगों का अपने वॉइस पे कंट्रोल हो, यानी कि जो कंट्रोल कर पाए वही बोल पाते, क्योंकि ये आसान नहीं होता तान बोलना। फिर बाद में आता है मींड। तो फिर बाद में मींड ये है कि ये एक स्वर से दूसरे स्वर की तरफ चला जाना एक ही साथ में आवाज़ को तोड़े बिना, उसे हम मींड कहते हैं। इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल जो उनके बीच के मींड के बीच के नोट्स है उन्हें बस हल्का सा टच किया जाता है, और अच्छे से बोला नहीं जाता। जैसे कि सारे गा, हमें साथ से गा पे जाना है तो सारे गा, ऐसे हल्का सा आके स्मूथली जाया जाता है कि रे को अलग से ना सुना जा सके, कि सा गा अलग से सुन सके, लेकिन रे नहीं, सारे गा, इस टाइप से। फिर बाद में आता है मूर्की। तो मूर्की का मतलब होता है ईयरिंग। अब ईयरिंग से आप क्या है, मूर्की के सिंबल को हम इस ईयरिंग वाले साइन से डिनोट करते हैं। तो मूर्की का बेसिकली मतलब होता है ईयरिंग। मूर्की के अंदर हम 3 या 4 स्वर को एकदम शॉर्ट इंटरवल में, यानी कि बहुत तेज स्पीड में बोल देते हैं। मूर्की के कारण सॉन्ग में ब्यूटी और लाइवलीनेस आ जाती है, और ये गाने के अंदर एक्सप्रेशन को बढ़ाने में मदद करता है। हम ऐसे लिखते हैं सरे सा सरे रा, इस टाइप से, और इसे हम इस टाइप के सिंबल से, यानी कि ये ईयरिंग जिस प्रकार से नीचे लटकता है इस सिंबल से डिनोट करते हैं हम मुर्गी को। इसका जनरली यूज ठप्पा ठुमरी डाडा और क्लासिकल सिंगिंग में किया जाता है। वो करनी है टाइम की बढ़ाई, कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो टाइम की वैल्यू करता है वो है ना सक्सेस बन जाता है। ऐसे सबसे पहले हम टाइम की बढ़ाई करेंगे। फिर बाद में आता है कि म्यूजिक में भी ऐसे ही टाइम का महत्व है, कि टाइम सही टाइम से बजाना सही है। जैसे कि राग भैरव को मॉर्निंग में बजाया जाता है, और राग सारंग को दोपहर में। ऐसे ही कई राग वो सीजन्स के अनुसार भी बजाई जाती है। जैसे कि राग मेघ, मेघ नाम से ही पता चल गया कि बारिश के मौसम में। मलर भी बारिश के में। राग बहार थोड़ा सा बसंत जैसा लग रहा है, यानी कि बसंत में। राग काफ़ी गाई जाती है होली में। तो ये, और इन रागों को मौसमी राग कहते हैं, क्योंकि ये मौसम के अनुसार गाते हैं। फिर बाद में अगला आता है पूर्वांग एंड रंगवादी राग, यानी कि जो सप्तंग होता है सा रे गा मा पा धा नी सा। अब उसके अंदर जो जिन रागों का वाद्य स्वर है ना फत्थाप से होता है, यानी कि इनमें से होता है, वो तो कहलाते हैं वो पूर्वांग राग, यहाँ पे ऐसा नहीं है। और जिनका वाद्य स्वर इस सेकंड वाले में से होता है वो कहलाते हैं उद्रंग वाद्य राग। अब ये पूर्वांग वाद्य रागों को हम 12 PM से 12 AM के अंदर गाते, यानी कि दोपहर के 12 बजे से रात तक। और ये उद्रंग वाद्य रागों को हम गाते हैं वो रात के 12 से सुबह के 12 बजे तक। फिर बाद में इनकी और 3 कैटेगरी है कि कौन सा स्वर होता है और कौन सा कोमल के मुताबिक। तो सबसे पहले आते हैं द कोमल स्वर राग, यानी कि जिन रागों में द और द कोमल हो। इन्हें 4 से 7 में गाया जाता है, मॉर्निंग में और इवनिंग में। और जो मॉर्निंग में गाते हैं उन्हें संधि प्रकाश राग कहते हैं, मॉर्निंग 4 to 7 में। और उनका एग्जाम्पल है भैरव। और जो मारवा पूर्वी जैसी राग है जिन्हें हम इवनिंग में गाते हैं उन्हें कहते हैं सायकालीन संधि प्रकार राग, क्योंकि शाम यानी कि सायकालीन। और इन्हें वो शाम को 4 से 7 के बीच में गाया जाता है। मॉर्निंग रागों में वो मध्यम शुद्ध होता है, और इवनिंग रागों में मध्यम तीव्र है। अब अगला आता है द शुद्ध स्वर राग। इन रागों को हम 7 से 10 गाते हैं मॉर्निंग में, यानी कि 7 AM to 10 AM।
और इवनिंग में भी गाते, यानी कि 7 PM से 10 PM। और इन्हें ऐसे पहचान कर सकते हैं कि जिनमें र उदर शुद्ध हो वो ये वाली होंगी, रदर शुद्ध स्वर राग। फिर अगली आती है ग एंड नी कोमल। ये हमें पढ़ के ही पता चल गया, इन रागों में गा और नी कोमल होता है। अब ये रागों का डिस्क्रिप्शन आगे पढ़ेंगे। इन रागों को हम सभी रागों को गाने के बाद में गाया जाता है। इनका गाने का टाइम वैसे तो 10 से 4 का भी माना जाता है, लेकिन है ना एक कॉन्ट्रडिक्शन भी है। एक कई लोग इसे वो मानते 12 से 4 का, लेकिन ज़्यादातर लोगों का 10 से 4 का मान है, क्योंकि ये बाकी रागें हो गई, ये 4 से 7, ये 7 से 10, तो बाद में बचे हुए टाइम में 10 से 4 ये वाली राग गाई जाती हैं। लेकिन कई कई बार कुछ एक लोग आराम कर लेते हैं तो वो 12 से 4 गा लेते हैं, लेकिन लगभग 10 से 4 ही गाते हैं। तो फिर बाद में ये 10 से 4 गाई जाती है, सुबह भी और शाम भी। और इनके एग्जाम्पल ये भैरवी, टोडवी, असावरी और काफ़ी। इसके बाद में आती है बायोग्राफी। ये बायोग्राफी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इतनी 3 बायोग्राफी है और इन 3 के 3 नंबर कन्फर्म्ड है। इनमें से कोई भी एक आएगी जिसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, वो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले आया है ये उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। तो इसका जन्म हुआ था, ही वाज बोर्न ऑन 2 अप्रैल 1902 में, कहाँ पे, कसूर, पाकिस्तान में। और इसके पिताजी भी एक सिंगर थे। इसने अपने वो अंकल से ट्रेनिंग ली थी जिनका नाम था काले खान। और इनके अंकल की मौत के बाद में इन्होंने म्यूजिक अपने पिता से सीखा था। ये 1940 में फेमस हो गए थे और इन्होंने 1940 में ही एक संगीत सम्मेलन में भी भाग लिया था कलकत्ता के में, उसके थ्रू वो और भी फेमस हो गए थे। और 1943 में उन्होंने गया सम्मेलन में हिस्सा लिया था। उनके सबसे सक्सेसफुल कंसर्ट ये वाले मुंबई संगीत सम्मेलन 1944, बिहार संगीत सम्मेलन और बंगाल संगीत सम्मेलन। इन्होंने इंडिया को छोड़ दिया था 1947 के बाद में, लेकिन ये पाकिस्तान में खुद नहीं थे, इसलिए इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन मांगी कि उन्हें मुंबई में रहने दें। फिर बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें परमिशन दे दी मुंबई में रहने की। इन्होंने एक मूवी आई थी मुगल आजम, उसमें इन्होंने तानसेन का रोल प्ले किया था। और 1960 में ये पैरालाइज हो गए, जिसके कारण इलाज में इनकी सारी वेल्थ चली गई थी। तो फिर बाद में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इन्हें 5000 रुपीज़ का एड प्रोवाइड किया था। इनका नेचर सिंपल भी था और अच्छा भी था। वो पंजाबी थुमरी में बहुत अच्छे थे। 1962 में इन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था और पद्मा भूषण भी। इनकी मौत हो गई थी 25 अप्रैल 1968 बगीबाग पैलेस पे। और इनके स्टूडेंट, ये जो स्टूडेंट है, इन्होंने ये क्लब बनाया, माल्टी गिलानी ने एक क्लब बनाया बड़े गुलाम अली खान इनकी याद में। फिर बाद में अब अगले आते हैं ये पंडित श्री शंकर राव शंकर। इनका जन्म हुआ था 21 जुलाई 1894 साउथ इंडियन ब्राह्मण फैमिली में, जो कि ग्वालियर में थी। इनके पापा श्री शंकर राव इनके पहले म्यूजिक टीचर थे। इनमें से लगभग के में उनके फादर ही पहले म्यूजिक टीचर थे, बस उस्ताद फैयाद खान के अलावा, क्योंकि इनके फादर नहीं थे इसलिए इनके ग्रैंडफादर इनके पहले म्यूजिक टीचर थे। तो फिर बाद में वो पहले म्यूजिक टीचर थे। उसके बाद में इन्होंने हद्दू खान से ट्रेनिंग ली, हद्दू खान और नत्थू खान। इनका नेचर बहुत सिंपल था और इनकी लयकारी सिंगिंग में भी ब्रिलियंट थी। ये रागों की प्योरिटी यानी कि शुद्धता पे फोकस करते थे और इनका रागों पे बहुत अच्छा काबू था और इनकी आवाज़ में दम था और तेज थी वो। और ये तेज आवाज़ होना, एक्सीलेंट होना, ये कैरेक्टरिस्टिक भी है ग्वालियर घराना का। वो ताना और अलाप को तीनों ऑक्टेव में गा पाते थे, यानी कि मध्यम और वो मध्यम सरज, वो तीनों ऑक्टेव में। इन्हें एक राइटर भी थे, इन्होंने कई बुक लिखी थी, जिनमें से कुछ ये वाली संगीत प्रवेश, संगीत सरगम सार, संगीत लाभ संसार। और नए किंग, ग्वालियर के नए किंग का भी वो म्यूजिक टीचर बनाया गया था और उनके नए किंग की बहन का भी, जिसका नाम कमला था, उनका भी म्यूजिक
तीर से बनाया गया था राजा सतारा थे, यानी कि जो सतारा राजा थे उन्होंने इन्हें अपने बेटे और अपनी बेटी का म्यूजिक टीचर बनाया था 1913 में। लेकिन फिर बाद में इन्होंने कोर्ट को छोड़ दिया और ये खोल दिया ओपन्ड, यहाँ पे आर की जगह डी है, ND ओपन्ड शंकर गंधर्व विद्यालय स्कूल। ये स्कूल खोली इनके पिता के नाम पे, क्योंकि इनका पिता का नाम भी था श्री शंकर राव, तो इन्होंने इस नाम पे स्कूल खोल ली। और 1926 में इन्हें वापस से ना कोर्ट सिंगर बना दिया गया, वो ग्वालियर का आलिया काउंसिल के द्वारा। इन्हें संगीत अलंकार अवार्ड मिला था 1947 में, पद्म भूषण 1973 में, तानसेन अवार्ड 1980 में, और इनके बेटे लक्ष्मण रविशंकर, प्रोफेसर साराचंद बाला साहेब पूछवाला एंड इज ग्रैंडडॉटर मीता पंडित बहुत फेमस आर्टिस्ट बने। ये मर गए फिर बाद में 22 अगस्त 1989 में ग्वालियर में। तो फिर यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ये ग्वालियर नहीं, ये ग्वालियर है। तो ये 22 अगस्त 1989 में ग्वालियर में मर गए। फिर बाद में अगले आते हैं ताज फैयाज खान। इनका जन्म 1886 में हुआ था। इनके पिताजी सफदर हुसैन भी जल्दी मर गए थे, इसलिए इनके ना वो दादाजी द्वारा बड़ा किया गया था। और इनके दादाजी ने इन्हें संगीत की शिक्षा भी दी थी जब तक ये 25 साल के नहीं हो गए। फिर बाद में ये बहुत अच्छा गाते थे, जिससे इनकी ऑडियंस बहुत इम्प्रेस होती थी। और जब वो स्टेज पे आते थे तो वो एकदम पहलवान के जैसे लगते थे, क्योंकि वो एकदम हट्टे खट्टे थे। उनकी हाइट भी 6 फीट थी, उनके वो हाथ भी बहुत ताकतवर थे, उनके बड़ी बड़ी मूछें थी, और वो एक बहुत अच्छे क्रिएटर और कंपोजर भी थे। वो अपनी रचनाओं में अपना नाम, जैसे कि कोई भी गाना या कोई पोयम उनमें अपना नाम प्रेम पिया लिखते थे। उनकी वॉइस फ्लेक्सिबल और ब्यूटीफुल थी। वो हमेशा लोअर पिच से गाते थे। वो बॉल तान में एक्सपर्ट थे। उनकी रागों का तो नॉलेज भी बहुत एक्सीलेंट था। ये राग जो दे रखी है ये इनकी वो फेवरेट रागा थी, जैसे कि टोडी दरबारी रामकली ललित। किंग ऑफ मैसूर भी इनसे बहुत खुश हुए थे। और 1906 में इन्हें गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया गया था। 1925 में इन्हें बंगाल संगीत परिषद और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने भी सम्मानित किया था वो अवार्ड देके। और इन्हें कोर्ट सिंगर भी बनाया गया था महाराजा बड़ौदा के द्वारा। और इन्होंने एक लाहौर रेडियो स्टेशन पे एक प्रोग्राम भी किया था। और ये ऐसा प्रोग्राम किया कि इनकी ऑडियंस ने हमें अब भी याद है कि इन्होंने ये प्रोग्राम किया था। ये ख्याल, ध्रुपद और धमर में एक्सीलेंट थे। और इनकी टेक्निक नोट्स लेने की आगरा घराना की थी। इन्होंने कई स्टूडेंट को सिखाया, जिनमें से कुछ ये आटा हुसैन, पंडित दलीप चंद्र बेदी, लताफत हुसैन, शराफत हुसैन, और ये 64-65 के मर गए 5 नवंबर। क्वेश्चन में क्वेश्चन आता है या फिर 3 मार्क्स का भी आता है। तो ताल टॉपिक में सिलेबस में 3 ताल से जप ताल, रूपक ताल और ढमर ताल। इसके अंदर हमें इन तीनों को याद करना पड़ता है। फिर बाद में इनके भी 4 वेरिएशन होते हैं, 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण और 100 गुण। लेकिन इसके अंदर हमें चारों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 1 गुण से ही काम चल जाता है। क्योंकि ये 2 गुण में 1 गुण को ही दुगना कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले ये आगे एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले जपताल। जपताल का ये 1 गुण है, धिन्ना, धी धिन्ना, तिन्ना, धी धिन्ना। इसके अंदर क्रॉस साइन को हम तब यूज करते जब पहले में ताली को डिनोट करता है। इस 2 का मतलब भी ताली है, 3 का मतलब भी ताली है, और 0 का मतलब खाली है कि इस 6 पे हम कोई भी ताली नहीं बजाते। तो फिर बाद में ये हम बेसिकली याद कर सकते हैं। फिर बाद में आता है इसके अंदर ये डेफिनेशन। तो हम जब ताल की डेफिनेशन में कुछ नहीं करना, हमें बस ये टेबल याद करनी है, 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग, और बीच में ये धिन्ना, धी धिन्ना, तिन्ना, धी धिन्ना। ये वाला तो रिपीट हो रहा है, बस यहाँ पे धी की जगह ती लगा देना, और बाकी का सेम टू का सेम है, यानी कि ये 5 याद करने पड़ेंगे।
फिर बाद में अगर हमें जपताल की डेफिनेशन लिखनी है तो जपताल हैव ताली ऑन इट्स फर्स्ट, थर्ड एंड डेथ बीट। इट इज डिवाइडेड इनटू, कितने डिवीजन में डिवाइडेड है, 1 2 3 4, ऐसे लिख देंगे 4 डिवीजन इन द रेशियो ऑफ 2 3 2 एंड 3। और जपताल को हम जनरली ख्याल में प्ले करते हैं, और जपताल और रूपक ताल दोनों को ही तबले पे प्ले किया जाता है। फिर बाद में अगला आता है, इसके अंदर 2 गुण 3 गुण और 100 गुण। तो 2 गुण में कुछ नहीं करना, इसके अंदर ये 10 याद कर लिए। फिर बाद में पहले ये टेबल बना लेनी है सेम टू की सेम, और ये ताली और खाली सेम टू की सेम लिख देनी है। फिर बाद में जैसे यहाँ पे 1 और 2 में जो है उसे कंबाइन करके अकेले 1 में लिख देना, धिन्ना धिन्ना। यहाँ पे 3 और 4 में है दीदी, तो इसे 2 में लिख दिया दीदी। आगे नाती, इसमें 3 में लिख दिया। ये आगे 7 8 वाला 4 में लिख दिया, 9 10 वाला 5 में लिख दिया, यानी कि कंबाइन कर देना दो को, क्योंकि 2 गुण है। फिर बाद में ख़त्म हो गए तो वापस से 1 से रिपीट कर दिया। फिर बाद में वापस धिन्ना, और सेम टू की सेम साइकिल हो जाएगी, और ताली वगैरह सेम रहेंगे। अगर क्वेश्चन में 3 गुण दे देता तो एक बार में 3 3 लेते, धिन नादी फर्स्ट में, सेकंड में आ जाता है ये धिन नाती, और थर्ड में आ जाता है ये ना दी दी। फिर बाद में फोर्थ में आ जाता ना दी ना, ऐसे। और ये टेबल वाली ताली और खाली सेम रहती। फिर बाद में आती है रूपक ताल। रूपक ताल का हम 1 गुण ही याद करेंगे, क्योंकि 2 गुण 3 गुण और 4 गुण हम आराम से इसी वाले ऊपर जो इस वाले में जो प्रोसेस लगा था उसी प्रोसेस से बना सकते हैं। तो रूपक ताल में 7 और बीट होती है, जिसके अंदर फर्स्ट पे खाली होती है। रूपक ताल एक पॉपुलर ताल है जिसमें फर्स्ट पे खाली होती है, तो हम डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। रूपक ताल इज द ओनली पॉपुलर ताल इन विच देयर इज खाली ऑन फर्स्ट। रूपक ताल है ताली ऑन फोर्थ एंड सिक्स्थ। रूपक ताल is primarily used in bhajan, geet, thumris and ghazal. It is also played on tabla. It has 7 beats which are divided into 3 divisions of 3 आगे डैश 2 आगे डैश 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसके अंदर पहले पे आता है 3 तिन्ना धिन्ना धिन्ना, और ये खाली पहले पे 4 पे ताली और 6 पे ताली। फिर बाद में आता है ये धमाताल। इसके अंदर अगर हमें तिगुन बनाना हो तो वैसे ही बन जाएगा सेम प्रोसेस से, जैसे कि ये हम बना लेते हैं इसका तिगुन। तो ये पहले वाले में पहले 3 को लिख लिया, तो हम ये लिख लेंगे 3 3 ना। फिर बाद में ये अगले 3 को लिख लेंगे धिन, ये धी ना दी। अगले 3 को लिख दिया धी ना दी। फिर बाद में ना 3 3 तिगुन के में ना 3 3। फिर बाद में यहाँ से फोर्थ में ये वाले 3 लिख लेंगे ना धी ना ना धी ना। फिर बाद में फिफ्थ में धी ना 3 धी ना 3। सिक्स्थ में लिख लेंगे 3 ना धी 3 ना धी, और 7 में लिख लेंगे ना धी ना ना धी ना। और ये खाली और ताली सेम रहेगी, ये यहाँ पे 0, यहाँ पे ताली 2 और यहाँ पे 3, ये वाला सेम टू का सेम रहेगा। फिर बाद में आती है थर्ड और लास्ट धमाताल। इसके अंदर भी 1 गुण 2 गुण 3 गुण वाला सेम रूल है। इसके अंदर 14 बीट्स होती है, जिसके अंदर फर्स्ट पे ताली होती है। धमाताल है 14 बीट। इट हैव ताली ऑन फर्स्ट, सिक्स्थ एंड 11 बीट, एंड इट हैव अ खाली ऑन 8 बीट। 0 का मतलब होता है खाली। इट इज जनरली sang accompanied by dhamarag, which is sing in holy to describe heroics of Lord Krishna, और it is also accompanied by फकवर। फिर बाद में इसे याद कर सकते हैं आराम से, कह धित ये वैसे रटने का ये, और बाकी हो गया ये। तो इसके अंदर जनरली
3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या 6 मार्क्स का ऑप्शन में से। यूनिट 4 6 मार्क्स का, जिसके अंदर 2 टॉपिक्स है, एक ये ताल और इसके अलावा एक है तानपुरा का नोटेशंस, तानपुरा के बारे में। तो फिर बाद में और में आता है ये जनरली ऑप्शन, इसलिए इसके में लगभग 3 मार्क्स कन्फर्म। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है तानपुरा। तो तानपुरा होता है क्या, जैसे कि सितार, गिटार एक्सेट्रा इंस्ट्रूमेंट होते हैं म्यूजिक के, वैसे ही तानपुरा होता है। तो तानपुरा को तंबूरा भी कहते हो। ये एक लॉन्ग नेक्ड प्लग स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी कि इसके अंदर ये लंबा नेक होता है, इसके अंदर स्ट्रिंग को खींच के प्ले किया जाता है। यहाँ पे ये स्ट्रिंग सीधी की सीधी स्ट्रेट है, ये पेन हिलने के कारण वैसे टेढ़ी दिख रही है। रियल वाले तानपुरा की पिक्चर को गूगल पे भी देख सकते हैं। तो फिर बाद में ये एक लॉन्ग नेक्ड प्लग्ड स्ट्रिंग होता है। ये सितार के एकदम वेरी सिमिलर टू सितार दिखता है, यानी कि एकदम सितार के जैसा है दिखता है, लेकिन इसके अंदर एक डिफरेंस होता है। इसके अंदर ना ही कोई फ्रेट्स होते हैं, ना ही कोई फ्रेट बॉक्स होता है, और इसकी स्ट्रिंग को हमेशा फुल लेंथ पे पुल किया जाता है। तानपुरा के 4 मेन पार्ट होते हैं, टुम्बा, रेजोनेटर, गुल्लू नेक, ड्रॉइंग, टगली एंड नेक। तानपुरा खुद मेलोडी को प्ले नहीं करता, ये ट्यूनल बेस को सस्टेन करता है, यानी कि मेलोडी को प्ले करने में मदद करता है। ये गाने वाले को हेल्प करता है उसकी पिच को मेंटेन किए रखने में, जिसके कारण एक हार्मोनिक नोट पे बनता है, जो कि सिंगर को करेक्ट स्केल में, यानी कि सही पिच में रहने में मदद करता है। फिर बाद में जनरली तानपुरा की ट्यूनिंग होती है 5-7-6। अब यहाँ पे ये 5-8-1 क्या है, हम जनरली जानते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो यहाँ पे ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पे सा है, तो फिर बाद में सेम टू का सेम है, और 5 पे पा है, तो फिर बाद में पा 7 7 सा, 5 7 7 सा। जैसे कि जो राग होते हैं अलग अलग टाइप के, इनमें कुछ इन 7 स्वरों में से कुछ वर्जित रहते हैं, यानी कि उन रागों में इन्हें यूज नहीं किया जाता। जैसे कि राग मोलकंस हो गया, उसके अंदर पा स्वर वर्जित है, यानी कि पा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो फिर बाद में ऐसे रागों में पा नहीं होता, तो फिर बाद में 5th स्ट्रिंग की जगह हम 4th स्ट्रिंग यूज कर लेते हैं, यानी कि माँ 7 7 सा। और जिनके अंदर पा और माँ दोनों ही यूज में ना लिए जाते हैं, उसके अंदर हम या तो धा को यूज कर लेते हैं, सा रे गा मा पा धा, ये धा, धा को यूज कर लेते हैं, या फिर नी को यूज कर लेते हैं। और जनरली जो ऑक्टेव स्केल स्ट्रिंग्स होती है वो स्टील वायर में होती है। 5वीं चौथी या 5वीं स्ट्रिंग ब्रास या ब्रोंज की होती है, और अगर स्ट्रिंग है ना 6 या 7 तक ले जा रहे हो तो जनरली स्टील वायर का यूज एडवाइस किया जाता है। फिर बाद में अब ये यहाँ पे देख लीजिए तानपुरा का डायग्राम, रियल पिक्चर से आसानी से याद हो जाए, अगर कॉम्प्लेक्स ना बने तो ये सिंपल, ये स्ट्रेट लाइन आएंगी, ये स्ट्रेट लाइन से, ये विजुअल इल्यूजन के कारण टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है। ये हो गई स्ट्रिंग, ये हो गया गुल्लू नेक, ये टम्बा रेजोनेटर, ये गुरज ब्रिज यहाँ पे। फिर बाद में ये मंका ट्यूनर, और ये लंगो टेल पीस, ये यहाँ पे पैक बॉक्स होता है, और ये होता है आड अपर ब्रिज, ये डंड फिंगर बोर्ड जहाँ पे अंगुलियों को रखते। तो फिर बाद में ये हो गया तानपुरा का डायग्राम। अब इसके अंदर ये यूनिट 5 है, इस यूनिट 5 की यूनिट 3 में है बायोग्राफी। इसके अंदर 4 पर्सन की बायोग्राफी है, उस्ताद फयाज खान, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, पंडित कृष्ण राव शंकर पंडित, और पंडित शंकर पंडित। पंडित कृष्ण राव शंकर तक ये आगे वाला एक पंडित कटेड है, ये 3rd नंबर का नाम है पंडित कृष्ण राव शंकर, और ये है पंडित शंकर पंडित। तो सबसे पहले आते हैं उस्ताद फयाज खान। इसके अंदर ये बायोग्राफी में जितना याद करे उतना कर सकते, मान लीजिए जितना हो सके। अगर ये वाला पूरा याद हो जाए तो गूगल पे और रिसर्च करके याद कर लेना। अगर
म्यूजिक का पूरा सिलेबस होने के बाद में बायोग्राफी लास्ट में फोकस करना है, क्योंकि बायोग्राफी का कोई अंत होता नहीं है। तो सबसे पहले ये मैंने शॉर्ट पॉइंट में लिखा है, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर ये बड़ा कर करके लिखना है, ताकि क्योंकि ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले उस्ताद फैयाज खान वाज बोर्न इन 1886 इन सिकंदरा नियर आगरा। फिर बाद में ये डेट का आखिर में लिखेंगे पॉइंट कि ही डाइड इन 1950। फिर बाद में सेकंड पॉइंट लिख देंगे यहाँ पे, ही वाज एन इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट ऑफ आगरा घराना। ही वाज ट्रेंड इन म्यूजिक बाय हिज मैटरनल ग्रैंडफादर उस्ताद गुलाम आबाद खान आफ्टर हिज फादर डेथ। He was known for his nom-tom alap, strong amok, bolband, lekari, which gave with khayal singing great depth and authority. His voice has strength and strong emotional expression. यहाँ पे चाहे तो वॉइस की बढ़ाई करते हुए और 2-3 पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। He served as a court musician in Baroda under Maharaja सयाजी राव गायकवाड़, जहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा फेम एंड रिस्पेक्ट कमाई। फिर बाद में ये वाला एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ये अच्छे से याद कर लेना कि उसे ये आफ्ताब मौसीकी यानी कि सन ऑफ म्यूजिक का टाइटल दिया गया था। किसके द्वारा? कृष्ण राजा महाराजा ऑफ मैसूर के द्वारा उसे आफ्ताब मौसीकी का टाइटल दिया गया था, जिसका मीनिंग होता है सन ऑफ म्यूजिक। उसने कई कंपोजिशंस लिखे थे और पेन नेम यानी कि जैसे कि पोएम्स के नीचे आखिर में एक कवि का नाम होता है कि ये पोएम है पूरी, कोने में एक कवि का नाम। ऐसे ही कवि के नाम में कई अपने असली नाम की जगह दूसरा नाम यूज करते हैं नाम। वैसे ही यहाँ पे इतने जो नाम यूज किया था वो नाम था ये वाला, ये प्रेम व्या। तो फिर बाद में उसने इस नाम को यूज किया था। फिर बाद में आता है अगला, हमारे पास में आता है उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान वाज बोर्न इन 1902 इन कासूर, विच इज नाउ इन पाकिस्तान आफ्टर द डिवीजन आफ्टर द पार्टीशन इन 1947। इस तरीके से एक्सपांड कर करके लिखना है। ये तो क्विक पॉइंट है ताकि जल्दी से आगे याद किया जा सके। फिर बाद में ही वाज बोर्न इन अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियन, यानी कि उसके फैमिली में कई लोग म्यूजिशियन थे। ही वाज ट्रेंड बाय हिज फादर उस्ताद अली बख्श खान इन म्यूजिक। He was famous for his melodious voice and expressive singing. He was also representative of Patiala Kasu Gharana. He specialized in khayal singing, but his Thumri and Dada singing was also very good, and he was admired for it. He was famous for his fast and intricate dance. His style beautifully combined technical mastery with emotional expression. He settled in India after the partition in 1947. He received many honors and awards such as पद्मा भूषण एंड संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। अब इसमें ये वाला क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन कौन से अवार्ड मिले थे, लेकिन इसमें एक चीज़ फोकस है कि अकेडमी की स्पेलिंग ACADEMY की जगह यहाँ पे अवार्ड है, इसलिए AKADEME है अकेडमी की स्पेलिंग। ही परफॉर्म्ड एट मेजर म्यूजिक फेस्टिवल इम्पेराइड इट मोस्ट मीन्स, यहाँ पे मीन्स एंड ये डी भी आ जाएगा बीच में, मीन्स एंड ऑर्नामेंटेशन। ही sang romantic and devotional composition. Then he died in 1968 by a prolonged illness at बसबाग पैलेस। फिर बाद में अगला आता है पंडित कृष्णराव शंकर। तो पंडित कृष्णराव शंकर वाज बोर्न इन 1893 इन ग्वालियर। ही वाज एन eminent vocalist of Gwalior Gharana. He was also born in a family of musicians. He was trained by his father Pandit Shankar Pandit, who was also a very famous musician. और ये हमारे सिलेबस में भी अभी अगला पंडित शंकर पंडित ही है। पंडित शंकर पंडित वाज ऑल्सो अ वेरी फेमस म्यूजिशियन। तो उसे ट्रेनिंग मिली थी पंडित शंकर पंडित और भी कई उसके जैसे रिनाउंड म्यूजिशियन के द्वारा ग्वालियर ट्रेडिशन में। He was known for his clarity of Swaraj, and he was also famous for his structured rag presentation. He focused on lekari and rhythm control. He also performed tappa and tarana. He maintained the purity of Gwalior Gharana style.
ही वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर डिसिप्लिन ट्रेनिंग एंड ट्रेडिशनल अप्रोच, यानी कि वो अपने ट्रेनिंग पे बहुत फोकस करता था और डिसिप्लिन था कि किसी भी एक भी दिन ट्रेनिंग मिस नहीं करता था। ही वाज ऑल्सो फाउंडेड शंकर गंधर्व महाविद्यालय, इसने इस महाविद्यालय की भी स्थापना की थी। एंड ही रोट मैनी आर्टिकल्स एंड बुक्स ऑन हिंदुस्तानी म्यूजिक। ही ट्रेन मैनी स्टूडेंट्स एंड डिसिप्लिन। ही वाज अवॉर्डेड विद ये अवार्ड मिले तो ये वाला इम्पोर्टेंट लाइन होता थी, पद्मा भूषण, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड एंड तानसेन अवार्ड। अब हमारे पास में है 4th नंबर की बायोग्राफी है, जो कि है पंडित शंकर पंडित। तो पंडित शंकर पंडित के में हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि यह फेमस वोकलिस्ट पंडित कृष्णराव शंकर के फादर थे। इनका जन्म हुआ था, ही वाज बोर्न इन 1860 इन ग्वालियर। He came from a family of musicians and was eminent vocalist in Gwalior Gharana. He learned music from great musicians like Nisar Hussain Khan. He was known for his pure and traditional Khyalsa style. He was also famous for his clarity of swaraj. He emphasized systematic raga presentation. He was also highly respected as a guru and a teacher. His teaching gave birth to many talented musicians in future. He was also father and guru of Pandit Kirnarao Shankar. His son Pandit Kirnarao Shankar founded Gandharv Mahavidyalay in 1914 in memory. ये पॉइंट हम इसमें भी लिख सकते हैं कि पंडित कृष्णराव शंकर फाउंडेड गंधर्व महाविद्यालय इन 1914 इन मेमोरी ऑफ हिज फादर। ये पॉइंट दोनों में कॉमन है। इन दोनों के में लगभग सीधे कॉमन ही है, क्योंकि फादर और सन थे ये दोनों, ये फादर था ये सन था। तो फिर बाद में ये हो गया इसका। चाहे तो विकिपीडिया से एक्स्ट्रा भी याद कर सकते हैं, अगर पूरा सिलेबस याद हो गया हो तो एक्स्ट्रा पे फोकस। में 5 राग है, राग भैरव, मालकंस और बागेश्वरी। तो इसके अंदर सबसे पहले को चीज देख लेते, ये सारे गामा की फुल फॉर्म है। बेसिकली अगर क्वेश्चन में आंसर लिखते वक्त टाइम कम होता है तो हम ये शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं, वरना अगर टाइम ज़्यादा बच रहा हो तो फिर बाद में यहाँ पे जैसे वर्जित रे हो पाए तो यहाँ पे हम रैन पा की जगह ऋषभ एंड पंचम लिखेंगे। अगर टाइम बहुत ज़्यादा बच रहा तो वर्जित ऋषभ एंड पंचम, ऐसे ही हर जगह पे। तो सबसे पहले आते हैं राग भैरव पे। राग भैरव में नाम से ही पता चल रहा है ठाट है भैरव, जाती है संपूर्ण, संपूर्ण यानी कि इसमें कोई भी स्वर वर्जित नहीं है। इसमें वादी स्वर धा है, संवादी रे है यानी कि ऋषभ, और वादी है देवत। यहाँ पे फुल फॉर्म लिख लेंगे इनकी, ये वाली फुल फॉर्म देवत पंचम मध्यम निषद, ये फुल फॉर्म, ताकि आंसर बड़ा हो जाए, क्योंकि ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है जनरली। और स्वरा इसमें रे धाग कोमल और बाकी स्वर जो भी स्वर कोमल होंगे उनके नीचे हम ये डंडा खींच देंगे लिखते वक्त। नोटेशन में भी सेम टू का सेम यही करना है, जो भी स्वर कोमल होंगे उनके नीचे ये डंडा खींच देना है लिखते वक्त, दा रे। ये यहाँ पे कटा हुआ, ये कुछ लिखा हुआ नहीं है, ये वाला है। तो फिर बाद में इसके अंदर सिंगिंग टाइम है इसका अर्ली मॉर्निंग 4 AM to 7 AM, इन्हें संधि प्रकार राग भी कहते हैं। इसके अंदर आरोह है सारे गामा पादा नीचा, यहाँ पे रे धा पे कोमल और अवरोह ये है। इसका नेचर सीरियस डिवोशनल और पीसफुल होता है, और इसे सबसे पहले बनाई गई राग भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये एंशिएंट टाइम से चली आ रही है, और सबसे पहले जो राग बनाई गई थी वो राग भैरवी थी। फिर बाद में आती है राग मोलकंस, इसकी ठाट भैरवी, जाती है ओडव ओडव, और इसके अंदर आरोह है सागामा दा नीचा, और अवरोह है सा नी दा मा गाचा। इसके अंदर वर्जित है ऋषभ और पंचम। स्वर इसके अंदर सा गा धा और नी कोमल है, ये नी भी कोमल है, तो फिर बाद में इसके नी के नीचे भी डंडा आ जाएगा। और इसे हम मिडनाइट में गाते हैं। इसका नेचर है सीरियस, मेजेटिक और मेडिटेटिव। पकड़ ये कि मान लीजिए हमें पकड़ दे ये पूछेंगे, ऐसे कोई स्वर से दे जाएंगे क्वेश्चन में, और उसमें हमें कहेंगे कि ये कौन सी राग है आइडेंटिफाई करो, उसकी नोटेशन लिखो, तो हम पकड़ के थ्रू ही आइडेंटिफाई करेंगे। और एक और तरीका होता है, इसके अंदर ऋषभ पंचम वर्जित है, अगर उसमें
नोटेशन जो हमें क्वेश्चन में दी गई है उनमें से सब पंचम है उसका मतलब वो राग मोलकंत नहीं होगी। और हम ऐसे इसके अंदर भी पंचम वर्जित है, अगर पंचम है यानी कि वो राग भैरव हो जाएगी। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे। फिर बाद में आती है राग बागेश्वरी। इसकी ठाट काफी जाति ओडव सडव कोमल गा वादिमा संवादित साथ टाइम लेट नाइट। जिस सब पंचमारों में वह जितते हैं और पा अवरोह में कुछ ही नहीं करना। आरोह में सारे गामा पादा नीचे लिख देना है, जो वर्जित है उन्हें हटा दो, जो कोमल है उनके नीचे डंडा लगा दो। अवरोह में इस इकाई उल्टा करके लिख देना है, जो वर्जित है उन्हें लिखना नहीं और जो कोमल है उनके नीचे डंडी लगा देनी है। तो फिर बाद में ये यहाँ पे हो गया पूरा। इसके अंदर इनका मेन नोटेशन भी आती है, लेकिन नोटेशन एक ही राग की लगभग 100 ऑफ टाइप्स ऑफ नोटेशन होती है। इसलिए आप इंटरनेट पे गूगल पे खुद चेक करके इनमें से जैसे कि हर एक की अलग बंदिश होती है, अलग नोटेशन, तो जो भी सबसे आसान लगे विलंबित ख्याल, मध्यम ख्याल और फाट ख्याल में याद कर लीजिए अपने हिसाब से गूगल पर से देख के कि कौन सी वाली आसान लगेगी, क्योंकि हर एक की कई टाइप की होती है नोटेशंस।